देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा दोस्त ढकेलू जब 3 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आया तो वो बिल्कुल बदल सा गया था। मतलब कि जहां वो हमेशा चोरी करने का प्लान सोचता रहता था और वहीं घंटों घंटों तक ध्यान लगा के बैठा रहता, जबकि हम दोनों कई बार जेल की हवा पहले भी खा चुके थे। पर इस बार सिर्फ ढकेल हुई ठुल्लों के हत्थे चढ़ा था। पता नहीं उन पुलिस वालों ने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्या किया कि वो चोरी चकारी छोड़कर तपस्वी बन गया, जिसके चलते मुझे ढकेलू का साथ छोड़ना पड़ा और मैं एक नए ग्रुप में शामिल हो गया। पर इस नए गिरोह में मेरी दाल नहीं गल रही थी। मतलब कि यहाँ कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी। इसी बीच जब एक रोज मुझे ढकेलू ने फोन करके दारू की बोतल लाने को बोला तो मैं बहुत खुश हो गया। दारू की बात सुनते ही मुझे लगा कि मेरा ढकेलू वापस अपनी दुनिया में लौट आया है। फिर क्या था, मैंने फौरनी ठेके से एक अंग्रेजी की बोतल ली और सीधे ढकेलू के कमरे पर पहुंचा। पर जब मैं उसके कमरे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अभी भी उसी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद थी और वो लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। फिर जब मैंने उसे आवाज़ देते बोला, अरे ढकेलू भाई, मैं दारू ले आया। मेरे ये कहते ही ढकेलू ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और मुझे इशारे से ही वहीं पर बैठने को बोला और फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैं भी उसके इशारा करते चुपचाप से वो दारू की बोतल हाथ में लिए वहीं पर बैठ गया और ढकेलू के अगले इशारे का वेट करने लगा। पर धीरे धीरे दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, पर ढकेलू वैसे ही आंख मूंदे बड़बड़ाता रहा। और वहीं मेरे मन में ये भी ख्याल नहीं आया कि एक बार ढकेलू से पूछ लूं कि उसका पार्टी करने का मूड है भी कि नहीं। खैर, जब बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी और आंखें भी भारी होने लगी तो मैंने सोचा अपने घर निकल जाता हूँ। अभी मैंने ये सोचा ही था कि तभी ढकेलू बोला, कहीं नहीं जाना है। उसके ये कहते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ढकेलू ने मेरे मन की बात सुन ली और अपने इसी शक को दूर करने के लिए मैं फिर एक दफ़ा मन में बोला, अरे जब पार्टी नहीं करनी थी तो फिर तूने मुझसे दारू क्यों मंगवाई। अभी मैंने मन में यही कहा था कि तभी ढकेलू बोला, पार्टी तो होगी मगर आज नहीं, तू बस यहाँ पर बैठा रहे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही कर। ढकेलू के ये कहते ही अब ये साफ हो गया था कि सच में ढकेलू मेरे मन की बात सुन रहा है। पर सवाल ये था कि आखिर ये मेरे मन की बात कैसे जान रहा है। अभी मैं इस बारे में कुछ सोचता कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक होते ही ढकेलू ने मुझसे कहा, जा दरवाज़ा खोल और ये दारू की बोतल घर की दहलीज पर रखकर अपने घर पर चला जा। ढकेलू के ये कहते ही मैं वहाँ से उठा और दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। पर मुझे ऐसा ज़रूर महसूस हो रहा था कि कोई सामने है। कर उस वक्त मैंने ढकेलू के कहे अनुसार वो दारू की बोतल घर के दहलीज पर रखी और मैं सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर इसी बीच मेरा ध्यान मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर गया तो पता चला कि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। यानी कि रास्ता पूरा सुनसान था। चूंकि मैं एक चोर था तो अंधेरा और खामोशी अब मेरे जिगरी साथी बन चुके थे। अभी मैं अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक आवारा कुत्ता मेरे पीछे पीछे आने लगा। शुरू में मुझे लगा कि कुछ देर बाद वो मेरा पीछा छोड़ देगा, पर इसके उलट कुछ आगे आते ही बहुत से कुत्ते और बिल्लियां पता नहीं कहां से एक झुंड में आ गई और मेरे पीछे पीछे आने लगे। एक कुत्ता तक तो ठीक था, पर जब मैंने कुत्ते बिल्लियों का पूरा झुंड अपने पीछे आते देखा तो मैंने फौरन ही सर पर दौड़ लगाना शुरू किया और सीधे अपने कमरे पर ही आके सांस ली। ऊपर वाले का रहम था कि मैं बाल बाल बच गया। आज का दिन ही खराब था। एक तो पहले से ही पूरी कमाई ठप पड़ी थी, ऊपर से ढकेलू की नौटंकी झेलनी पड़ रही थी। खैर, कुछ देर के बाद मैं ये सब बड़बड़ाते हुए सो गया। अभी मेरी आंख ही लगी थी कि किसी ने मेरा नाम लेते हुए पुकारा, अरे गोरखा भैया। मैं अपना नाम सुनते ही अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी सामने खड़ा है। इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ पूछता कि वो बोला, मुझे ढकेलू भैया ने भेजा है, चलो मोटी असामी हाथ लगी है। जैसे उस आदमी ने असामी की बात कही तो मेरी आंखें चमक गई और मैं फौरन ही उसके साथ चल पड़ा, बिना ये जाने कि आखिर वो है कौन। खैर, कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक हाईवे के पास पहुंचे जहां पर एक लाल कलर की गाड़ी पलटी हुई थी।
अभी मैं उस आदमी से कुछ पूछता कि उस आदमी ने मुझसे उस कार के अंदर देखने को बोला। उसके ये कहते ही जब मैं उस पलटी हुई कार में झांका तो मेरी आंखें और चमक उठी। दरअसल उस कार में 2 बैग थे, पैसों से भरे हुए, और एक मोटा आदमी था जो बेहोश पड़ा हुआ था। खैर मैंने तुरंत ही पैसों से भरे हुए वो दोनों बैग उस कार से बाहर निकाले और वहां से जाने के लिए मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरी सांसें तेज हो गई। दरअसल मेरे इस घबराहट की वजह थी वो रास्ता जिधर से मैं आया था, जो अब वहां पर नहीं था। यहाँ तक कि वो आदमी भी गायब था जिसके साथ मैं यहाँ पर आया था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं इस कदर कंफ्यूज था कि पैसों से भरा बैग लिए मैं वहीं गाड़ी के पास ही काफ़ी देर तक खड़ा रहा, ये तय करने के लिए कि मैं किस ओर भागूं, जबकि मुझे फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाना चाहिए था। खैर कुछ देर के बाद ही सही मैंने वहाँ से भागना शुरू किया, और उस हाईवे पर काफ़ी दूर तक भागने के बाद जब मुझे लगा कि मैं उस कार से बहुत दूर निकल आया हूँ तो मैं एक जगह पर रुका और अपने आसपास देखने लगा, ये जानने के लिए कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। वहाँ पर फैले अंधेरे में कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैं कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया। अभी मैं वहाँ से अपने ठिकाने तक पहुँचने का प्लान बनाता कि तभी वहाँ पर कुछ कुत्ते आ पहुँचे और मेरे करीब आने लगे। कुत्तों को अपनी तरफ आता देख मैंने वो पैसों का बैग कसकर पकड़ा और वहाँ से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते वक्त मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। मुझे जिधर रास्ता दिख रहा था मैं उस रास्ते पर भागता ही चला जा रहा था। ऊपर से हैरानी वाली बात ये थी कि मैं पीछे पलटकर ये भी नहीं देख रहा था कि वो कुत्ते जिनसे मैं डर कर भाग रहा हूँ वो मेरे पीछे है भी या नहीं। मैं बस सरपट भागे ही जा रहा था। फिर जब मेरे पैर एक जगह पर रुके तो सांस लेते हुए मैंने अपने आसपास देखा तो वहां पर हर जगह पर कब्रें ही कब्र बनी हुई थी। उन कब्रों पर नजर पड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी कब्रिस्तान में आ पहुंचा हूं। अभी मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहा था कि इसी बीच मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो एक कब्र पर बैठा हुआ था। हालांकि वो बच्चा मुझसे काफ़ी दूर था, पर उसकी फुसफुसाहट मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वैसे तो मेरी पहले से ही हालत ख़राब थी, ऊपर से उस कब्र पर बैठे बच्चे को देखकर मेरी तो हवा टाइट होने लगी थी। मैं जानता था कि यहाँ से दबे पैर निकलने में ही मेरी भलाई है, लिहाजा मैं वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो वैसे ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कहाँ पर जा रहे हो आप? वो आवाज़ इतनी भारी थी कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। आलम ये था कि मैं अब ना तो हिल पा रहा था और ना ही मुंह से कुछ बोल पा रहा था। वहीं मेरी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर जब वो कंधे से हटकर वो हाथ मेरी गर्दन पर पहुंचे तो मेरी सांसें रुक गई और मेरा दम उखड़ने लगा। और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अब अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। खैर अब तक सुबह भी हो चुकी थी, पर मैं उस रोज घर से बाहर नहीं निकला। फिर शाम के करीबन 7 बजे मैं मार्केट के लिए निकला तो रास्ते में मेरी मुलाकात कुंदन से हुई। उसने मुझसे बोला कि ढकेलू भाई ने तुम्हें दारू लेकर अपने कमरे पर बुलाया है। इतना बोलकर कुंदन बिना मेरी कोई बात सुने वहां से चला गया। और वहीं उसके जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि कुंदन को ढकेलू भाई के बारे में कैसे मालूम। कुंदन तो कभी ढकेलू से मिला भी नहीं। खैर उस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और ठीक पिछले दिन की तरह मैं फिर से एक अंग्रेजी बोतल लेकर ढकेलू भाई के कमरे पर पहुंचा, जहां वो वैसे ही अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ था। मेरे कमरे में दाखिल होते ही ढकेलू भाई ने अपनी आंखें खोली और मुझे एक बैग देते हुए कहा कि इस बैग में जो कुछ भी है तेरा है। इस बैग में एक पर्ची है जिसमें एक काम लिखा हुआ है जो तुझे करना है। जब वक्त आएगा तो मैं दोबारा से मिलूंगा। इतना बोलकर उसने मुझे वहां से जाने को बोला और मैंने भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो दारू की बोतल वहीं छोड़कर वो बैग लेकर अपने कमरे पर आ गया। कमरे पर पहुंचने के बाद जब मैंने वो बैग खोला तो उसमें पैसे भरे हुए थे। उन पैसों को देखते मुझे पिछली रात का सपना याद आ गया जिसमें मैं एक पैसों से भरा बैग लेकर भागा था। खैर पैसों की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने उस सपने के बारे में उतना नहीं सोचा। फिर जब उस बैग में मुझे वो पर्ची मिली तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे 3 ताबूत खरीदना है और उन खाली ताबूतों को 3 चौराहे के बीचों बीच गाड़ना था। ये पढ़कर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि ताबूत खरीदने तक तो ठीक था, पर उन ताबूतों को
चौराहे पर गाड़ना ये बड़ा ही मुश्किल काम था, पर मैंने इसका भी हल ढूंढ लिया और अगले कुछ ही महीनों में मैंने उन तीनों खाली ताबूतों को 3 बड़े चौराहे पर गाड़ दिया। ढकेलू भाई का काम करने के बाद जब मैं उनसे मिलने उनके घर पर गया तो पता चला कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया है, जिसके बाद फिर ढकेलू भाई कभी नहीं मिले और वहीं मैंने उन्हीं पैसों से एक दुकान खोल ली और आज भी मैं वो दुकान चला रहा हूँ। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ढकेलू भाई ने मुझसे ऐसा काम क्यों करवाया, पर मुझे इतना यकीन है कि ढकेलू भाई के पास अब कोई ऐसी ताकत हाथ लग गई है जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि वो एक रोज़ फिर लौटेंगे और वो मुझसे दोबारा मिलेंगे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई कहानी की ओर। दोस्तों राजेश मल्होत्रा ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। 15 साल की बैंकिंग में मेहनत करने के बाद उन्हें आखिरकार अपने सपनों की नौकरी मिल ही गई थी। वो एक पुरानी बैंक के मैनेजर थे जो शिमला के पास एक छोटी सी पहाड़ी कस्बे कसौली में थी। ये उसकी एक प्रमोशन थी जिसमें उसकी अच्छी खासी सैलरी थी और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जिस दिन राजेश ने बैंक में कदम रखा तो उस अक्टूबर की ठंडी हवा उसके चेहरे से आकर टकराई और जिस इमारत में वो शाखा थी वो सन 1920 के दशक में अंग्रेजों के ज़माने में बनी हुई एक पुरानी इमारत थी, जिसकी पत्थर की दीवारें, ऊंची छतें और लकड़ी के फर्नीचर जो दशकों पुराने थे। उस बैंक की इमारत की खिड़कियां बहुत ही बड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सूरज की रोशनी का अंदर आकर भी अंधेरा सा महसूस होता था। तभी एक बूढ़े कर्मचारी ने राजेश को टोका, जिसका नाम रामलाल था और वो पिछले 30 साल से इस बैंक में काम कर रहा था। उसने कहा कि आइए सर, आपका स्वागत है। जिस पर राजेश ने मुस्कुराते बोला, जी धन्यवाद जी। रामलाल जी, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। अब ये सुनते ही रामलाल की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसी फीकी पड़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सर खूबसूरत तो है, पर। और इतना बोलते हुए वो बस वहीं पर रुक गए। तभी राजेश ने उस आदमी के चेहरे को भांपते पूछा, पर क्या, रुक क्यों गए? जिस पर रामलाल ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, चलिए मैं आपको आपके केबिन में ले चलता हूँ। इतना बोलकर रामलाल जी राजेश को अपने साथ लेकर जाने लगे। राजेश का केबिन बैंक के सबसे पिछले वाले हिस्से में था, एक लंबे और अंधेरे से गलियारे के आखिर में। जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो वैसे ही राजेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ये सामान्य ठंडक नहीं थी, ये कुछ अलग था, जैसे शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई हो। राजेश का केबिन बड़ा था, लेकिन वहां पर खामोशी छाई हुई थी। एक भारी लकड़ी की मेज, पुरानी कुर्सियां और दीवारों पर पुराने बैंक मैनेजरों की तस्वीरें टंगी हुई थी। तभी राजेश ने उन तस्वीरों को देखा जिनके गंभीर चेहरे थे। उनमें से कोई भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिख रहा था। तभी राजेश ने उन तस्वीरों को निहारते पूछा, अरे रामलाल जी, पिछले मैनेजर कहाँ गए? अब ये सुनते ही रामलाल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और एक धीमी आवाज़ में कहा, जी वो ट्रांसफ़र हो गए। रामलाल जी की बात सुनते ही राजेश ने अजीब सी नज़रों से उसे घूरा और फिर कहा, अचानक से? जिस पर रामलाल ने कहा, हाँ सर, एकदम अचानक से ही। इससे पहले राजेश कुछ और पूछता कि रामलाल जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। राजेश के पहले कुछ दिन तो सामान्य रहे, पर जब राजेश ने खाता किताब देखी तो वो कर्मचारियों से मिला और वो काम में व्यस्त हो गया। लेकिन उसे वहाँ पर एक बात बहुत ही अजीब लगी। वो ये थी कि हर शाम 6 बजते ही सभी कर्मचारी जल्दी जल्दी बैंक से निकल जाते थे और कोई भी व्यक्ति 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकता था। फिर ऐसे ही एक शाम जब राजेश फाइल में उलझा हुआ था तो उसने समय का ध्यान नहीं दिया। जब उसने घड़ी देखी तो तब तक शाम के 7 बज चुके थे, यानी कि बैंक बिल्कुल खाली हो गई थी। लेकिन राजेश के सिर पर काम का बोझ ज़्यादा था, जिस वजह से वो काम में ही लगा रहा। अभी राजेश अपने काम में व्यस्त ही था कि तभी 8 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि किसी के पैरों की आवाज़। वो आवाज़ बैंक के मुख्य हॉल से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही राजेश ने एक तेज आवाज़ में बोला, अरे रामलाल जी, अरे कोई है क्या? लेकिन राजेश को कोई भी जवाब नहीं मिला। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो राजेश अपनी सीट से खुद उठा और केबिन के दरवाजे तक गया। उस वक्त गलियारा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मैन हॉल की तरफ से एक धीमी रोशनी आ रही थी, पर साफ साफ उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन राजेश ने फिर से कहा,
अरे कोई है वहां पर? लेकिन राजेश को फिर से वही पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तभी राजेश ने हिम्मत जुटाई और उस गलियारे में कदम रखा। जैसे वो आगे बढ़ा तो उसे एक सड़ी हुई लकड़ी जैसी बदबू आई। जब हॉल में पहुंचकर उसने चारों तरफ अपनी निगाह घुमाई तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन काउंटर नंबर 3 के सामने फर्श पर कुछ पड़ा हुआ था। पर जब राजेश ने उसके पास जाकर देखा तो वो एक पुराना रजिस्टर था जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। तभी राजेश ने वो रजिस्टर उठाया और जब उसके पन्ने पलटे तो उस पर लिखा हुआ था, गोपनीय खाते, सन 1945 से सन 1992 तक का रिकॉर्ड। जिज्ञासावश उसने पहला पन्ना खोला तो उसमें हाथ से लिखे हुए खाते की जानकारी थी, नाम, खाता नंबर, जमा राशि। लेकिन उसमें एक चीज बहुत ही अजीब थी। वो ये थी कि हर खाते के सामने लाल स्याही से बंद लिखा हुआ था और हर खाते के बगल में एक तारीख थी और उस तारीख के सामने एक शब्द था, वो था मृत्यु। अब ये देखते ही राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसने रजिस्टर के और भी पन्ने पलटे तो हर पन्ने पर यही था, खाते, मृत्यु की तारीख और बंद। अभी राजेश उस रजिस्टर में झांका ताकी कर रहा था कि तभी अचानक ही बिजली गुल हो गई, जिस वजह से पूरा बैंक अंधेरे में डूब गया। तभी राजेश ने अपने हाथों में एक बैटरी ली और उसकी लाइट ऑन की तो उसे फिर से वही पैरों की आवाज सुनाई दी, पर इस बार वो आवाज बहुत ही पास से आ रही थी। तभी राजेश ने वो लाइट उस ओर घुमाई तो उसने पाया कि काउंटर नंबर 3 के पीछे एक साया खड़ा है जिसकी शक्ल एक इंसान जैसी है, पर वो साया धुंधला दिख रहा था। उस साये को देखते ही राजेश ने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, कौन है वहां पर? आवाज सुनते ही वो साया एकदम से हिला और फिर एक आवाज आई। वो आवाज इतनी धीमी थी कि राजेश को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सच में कोई आवाज सुनी है। उस आवाज में उसने सुना था, खाता नंबर 9 से 9, जिसे सुनते ही राजेश बिना पीछे देखे बिना रुके सीधे वहां से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। पर अब उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे और उसकी सांसें फूल रही थी। उस रात राजेश घर जाकर सो नहीं सका। फिर अगली सुबह जब राजेश डरा सहमा काम पर पहुंचा तो राजेश ने रामलाल को अपने केबिन में बुलाया और बोला, अरे रामलाल जी, मुझे सच सच बताइए कि इस बैंक में हो क्या रहा है? इतना सुनते ही रामलाल ने पहले तो मना किया, लेकिन जब राजेश ने जोर दिया तो रामलाल ने हार मान ली और सीने में हो रही धक धक के साथ लड़खड़ाते बोला, सर इस बैंक में सालों से एक समस्या है। इतना सुनते ही राजेश ने बोला, समस्या? कौन सी समस्या? जिस पर रामलाल ने गहरी सांस ली और तब जाकर बोला, सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब इस बैंक में एक मैनेजर थे, सुरेश चंद्र खन्ना। वो बहुत ही ईमानदार इंसान थे, लेकिन बंटवारे के दौरान बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों ने अपना सारा पैसा इस बैंक में जमा कर दिया था, इस भरोसे में कि वे बाद में अपना पैसा वापस ले लेंगे। तभी कुछ अधिकारियों ने, कुछ बेईमान लोगों ने उन खातों से पैसे निकाल लिए, क्योंकि वे जानते थे कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वे सभी लोग दंगों में मार दिए गए थे। अब ये सुनते ही राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। फिर आगे रामलाल ने बताया कि खन्ना साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अधिकारी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, जिस वजह से उन्होंने खन्ना साहब को भी मार दिया, वो भी इसी बैंक में, काउंटर नंबर 3 के पीछे। अब दोस्तों राजेश की रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। काउंटर नंबर 3 ये वही जगह थी जहां उसने कल रात को एक साया देखा था। तभी राजेश ने पूछा, और ये खाता नंबर 909? खाता नंबर 909 का नाम सुनते ही रामलाल का चेहरा और भी गंभीर हो गया और बोले, वो खन्ना साहब का अपना खाता था। जिस दिन उन्हें मारा गया उसी दिन उनका खाता बंद कर दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहीं पर भटकती है। वो चाहते हैं कि सच सभी के सामने आए, और यही नहीं, हर मैनेजर जो यहाँ पर आता है वो इस सच का सामना करता है। कुछ डरकर भाग जाते हैं तो कुछ पागल हो जाते हैं, और पिछले मैनेजर भी, उन्होंने एक बार खन्ना साहब को देखा था और फिर अगले दिन उन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र मांग लिया था। अब ये सच जानते ही राजेश कुर्सी में धंस गया। ये सब सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो उसने कल रात को देखा था वो भी झूठ नहीं था। तभी राजेश ने अपने मन में सोचा और कहा, अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी रामलाल ने समझाते हुए बोला कि सर मेरी सलाह तो यही है कि आप ट्रांसफ़र की अर्जी लगा दीजिए और यहाँ से निकल जाइए। पर दोस्तों राजेश इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा अगर सच में कुछ गलत हुआ है तो उसे सामने लाना ज़रूरी होगा,
चाहे कितना भी पुराना मामला क्यों ना हो। तभी राजेश ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। बैंक के तहखाने में जहां 10 को पुराने दस्तावेज रखे हुए थे, धूल भरी फाइलें, पुराने रजिस्टर, पीले पड़े कागज, सब कुछ उसने खंगाल डाला। फिर 3 दिन की मेहनत के बाद उसे वो रजिस्टर मिला सन 1947 का, जिसमें खाता नंबर 909 था। मालिक का नाम सुरेश चंद्र खन्ना और जमा राशि 50,000 रुपये और बंद होने की तारीख 23 अगस्त 1947। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसी रजिस्टर में और भी खाते थे। यही कोई कुल मिलाकर 127 खाते होंगे वो, और उन सभी के सामने बंद लिखा हुआ था और सभी की बंद होने की तारीख सन 1947 से सन 1952 के बीच की थी। तभी राजेश ने और भी गहराई से खोजा, जिसमें उसे एक पुरानी डायरी मिली जो खन्ना साहब की लग रही थी। उसमें आखिरी एंट्री 22 अगस्त सन 1947 की थी। उस डायरी में लिखा हुआ था, आज मुझे पता चला कि मिश्रा और वर्मा ने उन बेकसूर लोगों के खातों से पैसे निकाल लिए हैं जो दंगों में मारे गए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और कल मैं सुबह ही पुलिस के पास जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच सभी के सामने आना चाहिए। लेकिन खन्ना साहब पुलिस के पास कभी नहीं पहुंचे और अगले दिन उनकी लाश बैंक में मिली। लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ये उनका दिल का दौरा था। लेकिन राजेश को यकीन था कि ये एक हत्या थी। फिर उस रात राजेश फिर से देर तक बैंक में रहा और सोचा, अगर खन्ना साहब की आत्मा सच में है तो शायद वो उनसे बात करना चाहती है। और तभी 9 बजे बिजली फिर से चली गई। पर अब राजेश तैयार था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और काउंटर नंबर 3 की तरफ चल दिया। राजेश जैसे उस जगह पर पहुंचा तो उसने कहा, खन्ना साहब, अगर आप यहाँ पर हैं तो मुझसे बात कीजिए और मुझे सारा सच बताइए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर उस काउंटर के पीछे से वो साया निकलता हुआ फिर से दिखा। वो साया एक बुजुर्ग व्यक्ति का था जिसने सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। उस साये की आंखें दुख से भरी हुई थी, लेकिन गुस्से से भी दहक रही थी। तभी एक आवाज़ सीधे राजेश के दिमाग में गूंजी, तुम मुझे देख सकते हो क्या? तभी राजेश ने एक धीमी आवाज़ में बोला, जी हाँ सर, मैं देख सकता हूँ आपको। तभी उस साये ने कहा, कितने साल हो गए, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। तभी राजेश ने तुरंत ही कहा, आप मुझे बताइए, हुआ क्या था आपके साथ में? तभी खन्ना साहब की आत्मा ने सब कुछ सच बताया कि कैसे मिश्रा और वर्मा ने एक योजना बनाई थी, कैसे उन्होंने उन गरीब बेबस लोगों के खातों से लाखों रुपए चोरी किए, कैसे जब खन्ना साहब ने विरोध किया तो उन्हें जहर दिया गया। तभी उस आत्मा ने बोला कि सबसे बुरी बात यह है कि वो पैसा आज भी यहीं पर छुपा है, वो भी इसी बैंक में, और उन 127 परिवारों को उनका हक कभी नहीं मिला। राजेश उस साये की सारी बात सुनते ही बोला, लेकिन वो छुपा हुआ कहाँ पर है पैसा? तभी उस साये ने सारा राज उगल दिया। उस साये ने बताया कि तहखाने में एक पुरानी तिजोरी के पीछे एक दीवार है और उसी के पीछे सारे पैसे छिपाए गए हैं। अब ये बात सुनते ही राजेश ने तुरंत ही निर्णय लिया कि मैं वादा करता हूँ कि ये सच सबके सामने लाऊंगा। राजेश के मुख से ये बात सुनते ही उस आत्मा की आंखों में एक चमक आ गई और धन्यवाद कहते हुए वो आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। फिर अगले दिन राजेश ने उस तहखाने की पूरी जांच शुरू कर दी। उस पुरानी तिजोरी के पीछे सचमुच में एक दीवार थी जो बाकियों से पूरी तरह से अलग दिख रही थी, जैसे कि वो बाद में बनाई गई हो। तभी राजेश ने कुछ कर्मचारियों की मदद से वो दीवार तोड़वाई और अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर सच में एक लोहे का बक्सा था जो पुराने नोटों से भरा हुआ था और साथ ही एक रजिस्टर भी था जिसमें सभी 127 खातों का पूरा हिसाब किताब था। तभी राजेश के मन में सवाल आया कि इतने सालों के बाद वो परिवार कहाँ होंगे? वे सब खाता धारक तो अब तक मर चुके होंगे। तभी राजेश ने एक योजना बनाई। उसने मीडिया को बुलाया और पुलिस को सूचित किया और बैंक के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी, जिस वजह से इस पुराने घोटाले की कहानी फिर से सभी के सामने आई। फिर अगले कुछ हफ्तों में जांच शुरू हुई, पर मिश्रा और वर्मा दोनों मर चुके थे, लेकिन उनके वंशज जिंदा थे और वे उस चोरी के पैसे से ही बहुत अमीर बने थे। तभी सरकार ने निर्णय लिया कि उन 127 परिवारों के वंशज को खोजा जाए और उन्हें उनका हक दिया जाए। पर यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ परिवार मिले और उन्हें मुआवजा दिया गया, जिस वजह से राजेश के इस काम की हर तरफ तारीफ होनी शुरू हो गई। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कुछ और था। फिर उस रात जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजेश फिर से उस बैंक में रुका। वो जानता था कि खन्ना साहब जरूर आएंगे
और वे आई भी। पर इस बार उनकी आत्मा शांत दिख रही थी, क्योंकि उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी उस आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया। लेकिन राजेश ने सिर्फ इसे अपना फर्ज समझा। राजेश के इस नेक काम से वो आत्मा खुश हो गई और फिर वो धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। अब राजेश को मालूम था कि अब इस बैंक में कोई भूत नहीं होगा, क्योंकि खन्ना साहब की आत्मा को अब शांति जो मिल गई थी। पर दोस्तों, आज भी कई साल बाद राजेश अभी भी उसी बैंक में मैनेजर है और उस बैंक में अब कोई भी अजीब घटना नहीं होती। लेकिन काउंटर नंबर 3 के पास राजेश ने सुरेश चंद्र खन्ना की याद में एक छोटी सी तख्ती लगवाई है। एक ईमानदार बैंकर, एक सच्चा इंसान, सन 1910 से 1947 तक। और हर साल 23 अगस्त को राजेश उस तख्ती के सामने एक दिया जलाता है। कभी कभी शांत रातों में उसे लगता है कि ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका आता है, जैसे कि कोई उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। पर राजेश मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं बल्कि न्याय पाने के लिए भटकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।